राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग का दिन है आज और 15 सीट पर सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक मतदान होगा। यूपी की 10 सीट पर डाले जाएंगे वोट। कर्नाटक की 4 सीट पर होगा मतदान। हिमाचल और कर्नाटक की एक सीट पर होगा मतदान। यूपी में राज्यसभा चुनाव का मुकाबला बेहद रोचक हो गया है। बीजेपी ने 8वां उम्मीदवार उतारकर दिलचस्प बना दिया है। 10 सीटों के लिए मतदान होगा। चुनाव में एक सीट के लिए 37 वोटों की जरूरत होती है। अखिलेश यादव की डिनर पार्टी में क्योंकि कई विधायक गायब रहे, ऐसे में बड़ा सवाल जो उठ रहा है वो ये कि उत्तर प्रदेश में आखिरकार क्या होने वाला है। जो अपना 8वां उम्मीदवार बीजेपी ने उतारा, उसके बाद से मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया। उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश संग डिनर में हो गया धोखा क्योंकि अपने ही विधायक नहीं पहुंचे और हिमाचल में माहौल खराब कर रही बीजेपी कांग्रेस से आरोप लगा रही। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने अपने विधायकों को व्हिप जारी कर चुनाव आयोग के नियमों की अवहेलना की है। बीजेपी ने इसको लेकर चुनाव आयोग से शिकायत भी की। व्हिप को लेकर हिमाचल के मंत्री हर्षवर्धन चौहान का कहना है कि कांग्रेस ने कोई व्हिप जारी नहीं किया। माहौल खराब करने के लिए बीजेपी ने अल्पमत में होने के बावजूद अपना प्रत्याशी उतारा। अब देखिए, बात अगर उत्तर प्रदेश की करते हैं, 10 राज्यसभा सीट के लिए यूपी में मतदान है। मैदान में है कुल 11 उम्मीदवार। विधानसभा में अपने संख्या बल के आधार पर बीजेपी 7 जबकि एसपी के 3 उम्मीदवार जीत सकते हैं चुनाव, लेकिन 8वां उम्मीदवार उतारकर बीजेपी ने इस मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया। अब माना यह जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग होना तय है। इन्हीं तमाम पहलुओं को देखते हुए यूपी, कर्नाटक, हिमाचल में 15 राज्यसभा सीटों पर आज वोटिंग होगी। यूपी में जीत को लेकर बीजेपी कॉन्फिडेंट है और अखिलेश के डिनर में 8 विधायकों के ना पहुंचने से सस्पेंस बढ़ गया है। सस्पेंस इसलिए बढ़ गया कि आखिरकार अब आगे क्या होगा। बिल्कुल, तो ये बड़ी जानकारी है। बड़ा दिन है आज। राज्यसभा की 56 सीटों पर चुनाव, ये बड़ी जानकारी। 41 कैंडिडेट्स निर्विरोध चुने गए हैं। आज 3 राज्यों की 15 सीटों पर चुनाव होगा। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल में चुनाव होगा। ये बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, मंगलवार को राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए 41 उम्मीदवारों में से कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, बीजेपी के प्रमुख जेपी नड्डा, इसके अलावा पार्टी में नए शामिल हुए अशोक चव्हाण और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, ये जो नाम है वो शामिल है। हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश की बाकी जो 15 सीट है उस पर मतदान होना है। बात जब निर्विरोध चुनाव जीतने की हो रही है तो बीजेपी ने यहाँ पर सबसे आगे रहने का झंडा भी बुलंद किया है। तो 3 राज्य उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और हिमाचल जिसमें चुनाव होने हैं। आपको बता दें, नाम वापसी की अंतिम तारीख बीतने के साथ 41 सीटों पर तस्वीर एकदम साफ हो गई। अलग अलग राज्यों की 41 सीट पर 41 उम्मीदवार मैदान में थे। इन सभी के निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया था और अब 15 सीटों पर आज मतदान होना है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज का दिन बहुत खास है, लेकिन सियासत के लिहाज से अगर आज के दिन की हम बात करें, काफी खास, काफी बड़ा दिन आज का माना जा रहा है क्योंकि आज चुनाव होने हैं 3 राज्यों की 15 सीटों पर। तो यूपी, कर्नाटक और हिमाचल में चुनाव होना है और देखिए, देश में 3 राज्यों की 15 राज्यसभा सीटें हैं जिनके लिए आज चुनाव होने जा रहा है। और ऐसे में जिन राज्यों में वोटिंग होनी है उनमें उत्तर प्रदेश की 10, कर्नाटक की 4 और हिमाचल प्रदेश की 1 सीट शामिल है। यूपी और कर्नाटक में कहा जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग का संशय बना हुआ है, जबकि हिमाचल में क्रॉस जो कांग्रेस उम्मीदवार है उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। देखिए, एहतेशाम सिद्दीकी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश सोलंकी भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी। हरीश थपलियाल हैं देहरादून से। सत्यप्रकाश सोनी मुंबई से। कैलाश जायसवाल रायपुर से। इस वक्त मेरे तमाम सहयोगी। एहतेशाम के साथ शुरुआत करते हुए, एहतेशाम, यूपी में मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। बीजेपी के 8वें उम्मीदवार ने मुकाबले को दिलचस्प किया और जो विधायक सपा की बैठक से गायब रहे, डिनर पार्टी से गायब रहे, उन्होंने भी मुकाबला बेहद दिलचस्प कर दिया है। क्या नजर आ रहा है अभी? देखिए, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों के लिए जो आज मुकाबला होने जा रहा है, जो वोटिंग होगी, बेहद दिलचस्प और चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। हम आपको बता दें, संख्या बल के हिसाब से समाजवादी पार्टी ने 3 उम्मीदवार उतारे थे और बीजेपी ने 7 उम्मीदवार, टोटल 10 सीट है। लेकिन आखिरी वक्त में बीजेपी ने 8वां उम्मीदवार संजय सेठ को उतारकर पूरी तरह से ये चुनाव को रोमांचकारी बना दिया है। और जिस तरह से कल देर रात डिनर डिप्लोमेसी खेली गई है, उसमें कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को झटका नजर आ रहा है क्योंकि समाजवादी की पार्टी के 8 विधायक उस डिनर पार्टी में शामिल नहीं हुए। लेकिन उसके मद्देनजर अखिलेश यादव और शिवपाल यादव ने नई रणनीति बनाई है और 7 बजे सुबह से ही समाजवादी पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं वो विधानसभा में आके डट चुके हैं।
हैं, क्योंकि विधानसभा के तिलक हाल, ये हमारे बगल में तिलक हाल है, सीधे सीधे हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग की टीम यहां पहुंच चुकी है, विधानसभा के मार्शल यहां मौजूद हैं और 9 बजे से वोटिंग का टाइमिंग है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधायकों की संख्या तकरीबन 700 है और ऐसे में बहुत लंबा वक्त लगता है और आज इनको वोटिंग भी कराना है। तो एक तरफ पूरी सुरक्षा व्यवस्था सख्त है, दूसरी तरफ हम आपको दिखाएंगे जो मुख्यमंत्री के सुरक्षा कर्मी है, जो और भी स्टाफ है, वो भी यहां पे पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो सीधे तस्वीरें दिखाएं कि कितनी सुरक्षा व्यवस्था सख्त है और जो स्टाफ है वो यहां मौजूद है। बस थोड़ी देर में चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और सबसे ज्यादा चौंकाने वाले नतीजे ये रहेंगे कि यूपी में क्रॉस वोटिंग होने जा रही है और बीजेपी ने जो रणनीति अख्तियार किया है, समाजवादी पार्टी के खेमे के विधायकों को तोड़ लिया है, वो काफी चौंकाने वाली बात है। वैसे समाजवादी पार्टी ने 3 प्रत्याशियों को उतारकर मैदान में अपनी जीत आश्वस्त कर रखी थी, लेकिन जब राष्ट्रीय लोकदल लौटूंगी आपके पास में, अब सीधा मध्य प्रदेश लिए चलते। अखिलेश सोलंकी वहां से जुड़े हुए हैं। अखिलेश, क्या लग रहा है किसका पलड़ा भारी है? क्योंकि आज का दिन सियासत के लिहाज से अगर हम बात करें बहुत बड़ा दिन है, तो क्या लग रहा है मध्य प्रदेश के लिहाज से? देखिए, जैसे आपने पहले भी बताया कि मध्य प्रदेश में निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है 5 राज्यसभा सीटों के लिए, और जिस तरह से कमलनाथ का एपिसोड चल रहा था उस वक्त जरूर लग रहा था कि कहीं 5वां प्रत्याशी अगर बीजेपी दे देती तो मध्य प्रदेश में भी स्थितियां रोचक होती हैं। लेकिन 20 तारीख को ही 5 जो प्रत्याशी नहीं की, 4 बीजेपी के और 1 कांग्रेस के अशोक सिंह, उनको निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया और राज्यसभा के सांसद वो बन गए हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में, जैसे मैं पहले कह रहा था, कमलनाथ का जो पूरा एपिसोड हुआ, अगर वो चलता रहता तो आज जो स्थिति यूपी में या हिमाचल में देखने को मिल रही, कुछ वैसा यहां देखने को मिल सकता था। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश में चुनाव संपन्न हो चुका है और सियासत भी कह सकते हैं कांग्रेस के लिए, जब भारत जोड़ो यात्रा एमपी में एंट्री करने वाली उसके पहले एक तरह राहत की खबर मध्य प्रदेश से कांग्रेस को लेकर आई है। कहीं कमलनाथ का पर्चा भर जाता बीजेपी की तरफ से, अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर ले तो स्थितियां कुछ और होती। जी बिल्कुल, स्थितियां कुछ और होती, सही कहा आपने। और सीधा देहरादून का भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि हरीश थपलियाल हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हरीश, जरा आप बताएं कि वहां क्या नजारा इस वक्त है, क्या चुनावी गणित कह रहा है? जी देखिए, उत्तराखंड में जो वर्तमान के भाजपा के अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट, उनको विधानसभा के सदस्यों ने निर्विरोध यहाँ पर चुन लिया गया और वो अब जो है उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद बन गए हैं। इस वक्त हम विधानसभा के पास मौजूद हैं और 15 तारीख को उन्होंने अपना नामांकन किया था। उसी दिन उन्हें जो है निर्विरोध यहाँ से उत्तराखंड से राज्यसभा के लिए चुन लिया गया था। इसके अलावा यदि महेंद्र भट्ट की बात की जाए तो महेंद्र भट्ट उत्तराखंड के चमोली जिले से आते हैं, सीमांत जिले से आते हैं। उनके पास पार्टी संगठन का लंबा अनुभव रहा है और वो 2 बार के विधायक रहे हैं। 2002 में वो पहली दफे जो है विधायक बने हैं नंदप्रयाग सीट से, और उसके बाद वो 2017 में बद्रीनाथ सीट से विधायक रहे। तो ये तमाम उनका जो राजनीतिक अनुभव है, पार्टी संगठन का उनका लंबा अनुभव रहा है। तो यही वजह रही कि महेंद्र भट्ट को निर्विरोध उन्हें जो है चुन लिया गया उत्तराखंड से। हमारे साथ में बने रहिए। अदिति नागर हमारी पॉलिटिकल एडिटर भी हमारे साथ अलावा में। लौटूंगी हरीश आपके पास। हमारे साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ गए। अदिति, क्या कुछ महत्व जताया जा रहा है, क्या कुछ संभावनाएं जताई जा रही हैं आज के इन राज्यसभा चुनावों की? और साथ साथ में अगर यूपी की बात करें तो 403 विधानसभाओं की बात करते हैं जब हम, तो उनमें से 3 जेल में है और उनके ऊपर उनको अलाउ नहीं किया गया है यहाँ पर वोट देने के लिए। उसके ऊपर आपका क्या कुछ कहना है? के चलते आज उत्तर प्रदेश, खासतौर पर देखिए राज्यसभा में आज 3 राज्यों की 15 सीटों के लिए सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। अब आपको देखिए, इनमें से यूपी की 10 सीटों में एक एक्स्ट्रा कैंडिडेट उतारकर बीजेपी ने सपा की मुश्किलें बढ़ाई है। और देखिए 56 में से 41 सीटों पर निर्विरोध चुनाव हो चुका है। ऐसे में अब यूपी, हिमाचल, कर्नाटक में मुकाबला कड़ा हो गया है। और इससे बड़ी बात यह है कि कैसे 3 राज्यसभा की 15 सीटों के लिए आज चुनाव वोटिंग हो रही है। कांग्रेस शासित 2 राज्य जैसे कर्नाटक, हिमाचल में 3 सीटों पर, उत्तर प्रदेश के लिए 1 सीट पर। तो जिस तरीके से अब देखिए, अगर आगे की बात करें तो विपक्षी विधायकों के क्रॉस वोटिंग किए जाने की पूरी संभावना है। कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी को आरएलडी, राष्ट्रीय लोकदल से अतिरिक्त वोट मिलने की उम्मीद भी है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवार उतारकर बीजेपी ने सपा की मुश्किलें जिस तरह से बढ़ाई है। अब देखिए, बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह, पूर्व सांसद चौधरी तेजवीर सिंह और वरिष्ठ नेता अमरपाल मौर्य, पूर्व मंत्री संगीता बलवंत,
सुधांशु त्रिवेदी, पूर्व विधायक साधना सिंह और आगरा के पूर्व मेयर नवीन जैन को मैदान में उतारा है। पार्टी के 8वें उम्मीदवार सपा के पूर्व सदस्य संजय सेठ हैं। अब बीजेपी के 7 और सपा के 3 उम्मीदवार निर्विरोध चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन मुद्दा होगा 8वें उम्मीदवार के रूप में संजय सेठ को उतारकर दांव बड़ा कर दिया है। अब उसमें बीजेपी को अपने 8वें उम्मीदवार को जिताने के लिए 19 वोटों की जरूरत होगी, तो वहीं सपा को अपने तीसरे उम्मीदवार को जिताने के लिए 1 वोट की जरूरत होगी और सारा जो दारमदार है वो यही टिका हुआ है। अच्छा, इस बीच में सपा ने पूर्व सांसद जया बच्चन, सेनावृत्त IAS अधिकारी आलोक रंजन और दलित नेता रामजी लाल सुमन को मैदान में उतारा है और इससे उनके सहयोगी अपना दल के जो है उन्होंने नेता पल्लवी पटेल ने वोटिंग ना करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि वो मतदान नहीं करेंगे क्योंकि वह जया बच्चन और आलोक को चुनावी मैदान में उतारने के फैसले से सहमत नहीं है। तो राजनीति चरम पर है। वहीं अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की 1 सीट के लिए 2 उम्मीदवार, वहीं कर्नाटक की 4 सीटों के लिए 5 उम्मीदवार मैदान में और हिमाचल में बीजेपी ने कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी के खिलाफ सुमित महाजन को मैदान में उतारकर राज्य की एकमात्र पर मुकाबला बढ़ा दिया है, जबकि कांग्रेस के पास 40 और बीजेपी के पास 25 विधायक। वहीं राज्यसभा चुनाव में नंबर गेम को देखते हुए कांग्रेस कर्नाटक में क्रॉस वोटिंग के डर से सभी विधायकों को तक बेंगलुरु होटल भेज दिया है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने अपनी एकमात्र राज्यसभा सीट पर चुनाव। अदिति, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। एक बार अस्मित का रुख कर लेते हैं। अस्मित भी इस वक्त जुड़ गया हमारे साथ में। अस्मित, बिहार को लेकर भी तस्वीर साफ हो चुकी है। जिन 6 सीटों को लेकर चुनाव हुआ, 3 निर्विरोध, 3 चुनाव के तहत जीत हासिल हुई, वहां की तस्वीर भी क्लियर है। बिल्कुल 6 सीटों के लिए राज्यसभा के लिए उम्मीदवार जो है यहां पर उतरे थे, लेकिन देखिए निर्वाचन हो गया है, निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। आरजेडी यानी कि आरजेडी से 2 राज्यसभा सांसद बने हैं। संजय यादव जो तेजस्वी यादव की राजनीतिक सलाहकार है, पीए के रूप में उनके साथ लगातार काम करते रहे हैं, हरियाणा से बिलोंग करते हैं। उनके साथ साथ मनोज झा जो आरजेडी के राज्यसभा सांसद थे, उनका भी कार्यकाल खत्म हो रहा था, वो भी निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। कांग्रेस से अखिलेश सिंह और बीजेपी ने धर्मशिला गुप्ता और भीम सिंह को उम्मीदवार बनाया था। निर्विरोध निर्वाचन हो गया है। पिछले मंगलवार यानी 20 तारीख को ही जो है अंतिम नाम जो है करने की ये थी, लेकिन कोई नाम जो है सामने नहीं आया था। ये कहा जा रहा था कि बीजेपी जो है एक और उम्मीदवार उतार सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। 6 सीटों पर राज्यसभा के जो उम्मीदवार थे वो उतारे गए थे अलग अलग पार्टियों के द्वारा और निर्विरोध जो है निर्वाचन हो गया है। और इसको लेकर के अब बिहार में आप कहें तो चुनाव नहीं होंगे और सभी ने अब प्रमाण पत्र लिया था। वहीं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी, क्योंकि देखिए जेडीयू की तरफ से जो संजय झा है बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं। संजय झा को इस बार जेडीयू ने राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया था, उन्हें भेजा है इस बार राज्यसभा। बहुत ज़्यादा ये चौंकाने वाला फैसला था, क्योंकि लगातार जो है वशिष्ठ नारायण सिंह जो जेडीयू कोटे से जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, सीनियर लीडर हैं, उनका कार्यकाल खत्म हुआ, उनके बदले जो है संजय झा को भेजा है। क्योंकि एनडीए की सरकार बिहार में है तो जेडीयू को 1 सीटें मिली थी, वहीं बीजेपी ने 2 उम्मीदवार उतारे थे। यानी कि पूरे 6 सीटों पर राज्यसभा सांसद चुन लिए गए हैं, जिनका कार्यकाल 6 अप्रैल के बाद शुरू होगा। पूजा, लौटूंगी आपके पास, सीधा महाराष्ट्र आपको लिए चलते हैं। सत्यप्रकाश सोनी दरअसल मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, क्योंकि आज का दिन बहुत खास है और ऐसे में राज्यसभा चुनाव कहा जा रहा है कि बहुत कुछ बदलने वाला, बहुत कुछ निर्णायक साबित होगा। बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र के राज्यसभा में 6 सीटें हैं। 6 सीटें में बीजेपी ने 3 उम्मीदवार दिए हैं, जबकि कांग्रेस ने 1 उम्मीदवार दिया है। एनसीपी अजित गुट ने 1 उम्मीदवार दिया है, जबकि शिंदे गुट ने 1 उम्मीदवार दिया है। टोटल 6 राज्यसभा के उम्मीदवार है, लेकिन 6 के 6 जो है निर्विरोध चुने गए हैं, जबकि नामांकन जो है 7 लोगों ने किया था। हालांकि 7वें नामांकन को निरस्त कर दिया गया। अब 6 के 6 जो उम्मीदवार है उनकी जीत हुई है, लेकिन ऐसे विधायकों को मौका दिया गया जो दल बदल कर पार्टी में आए थे। अशोक चौहान जो कांग्रेस में थे वो भारतीय जनता पार्टी में गए, उन्हें मौका दिया गया। प्रफुल्ल पटेल जो शरद पवार गुट में थे, उन्हें अजीत पवार में लेने के बाद उन्हें राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया, निर्विरोध चुने गए।
अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखा जाए तो मेघा कुलकर्णी को मौका दिया गया है, डॉक्टर अजीत कोपकर को जो है मौका दिया गया है। तो कहीं न कहीं सभी 6 उम्मीदवारों की जीत हुई है। वो सभी उम्मीदवार जो है वो कहीं न कहीं दल बदल कर आए थे। हालांकि उन्हें इस विश्वास में लिया गया था कि अगर आप पार्टी में आते हैं तो आपको जरूर मौका दिया जाएगा राज्यसभा में। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी दरअसल 4 उम्मीदवारों को उतारने की तैयारी थी, क्योंकि संख्या बल जो है भारतीय जनता पार्टी पे सबसे ज्यादा रहा है। 108 से ज्यादा उनके खुद के विधायक है, बाकी विधायक जो टूटकर उनके पार्टी में आए हैं। ऐसे आंकड़े 4 तक हो सकते थे, लेकिन चूंकि अजीत पवार गुट की तरफ से प्रफुल्ल पटेल को मौका दे दिया गया, फिर शिंदे गुट की तरफ से जो है मौका दिया गया मिलिंद देवड़ा को। तो कहीं न कहीं जो महाराष्ट्र की राजनीति रही है वो देखा जा रहा है कि उन लोगों को मौका दिया गया जो लोगों ने पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी पर विश्वास जताया, और इसी विश्वास के साथ सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मौका भी दिया कि आप जिस विश्वास के साथ हमारी पार्टी में आए हैं उसी तरह से आपको मौका भी दिया जाएगा। यानी कि महाराष्ट्र की 6 राज्यसभा सीटों में 6 के 6 उम्मीदवार जो है निर्विरोध चुन लिए गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम छत्तीसगढ़ की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कैलाश जायसवाल इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। कैलाश, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो राजा देवेंद्र प्रताप सिंह पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। क्या समझें इसको कि कहीं ना कहीं जिस स्ट्रैटेजी के साथ आगे बीजेपी चल रही है, एक बड़े जीत के तौर पर वो नजर आती है? जी बिल्कुल, बता देना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में 5 जो है वो सदस्य हैं, लेकिन 5 में से जो 4 है वो कांग्रेस के पास अभी भी सुरक्षित है। और एक सीट पर जो बीजेपी के जो लीडर नेता थे सरोज पांडे, उनका कार्यकाल खत्म हुआ है और उनके कार्यकाल के जगह में देवेंद्र प्रताप सिंह जो है उनको उम्मीदवार बनाया गया था, और पिछले मंगलवार को वो निर्विरोध जीत गए हैं। और निर्विरोध जीतने के बाद अब वो जो है राज्यसभा सदस्य घोषित हो चुके हैं। जी चले, ठीक है, सभी हमारे साथ बने हुए हैं। पर एहतशाम का रुख करूंगी क्योंकि उत्तर प्रदेश आज बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प बना हुआ है, क्योंकि वहीं पर क्रॉस वोटिंग के आसार भी हैं। टीम अगर एहतशाम हमारे साथ में इस वक्त तो स्क्रीन पर उनको लेकर आइएगा और एहतशाम के साथ इस पर बात करेंगे। एहतशाम, क्रॉस वोटिंग की बात आ रही है, लेकिन खबर यह है कि समाजवादी पार्टी में नाराजगी नहीं है, बल्कि नाराजगी बीजेपी खेमे में भी है। जी हाँ, आपने एकदम सही फरमाया है कि बीजेपी खेमे में भी नाराजगी है। और जिस तरह से बीजेपी ने कल 2 राउंड की मीटिंग किया है, उसके बाद रात में मुख्यमंत्री ने डिनर डिप्लोमेसी किया है, उससे साफ तौर से जाहिर है क्रॉस वोटिंग हो सकती है। सबसे बड़ी बात हम कहें राष्ट्रीय लोकदल की, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल के साथ अभी समझौता नहीं हुआ है, और अंदरूनी खाने से जो हमें खबरें मिल रही है कि राष्ट्रीय लोकदल के भी विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओम प्रकाश राजभर भी अपनी गणित मैथमेटिकल लगा सकते हैं, क्योंकि उनके विधायक भी कुछ नाराज हैं, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर भी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो पाए हैं। वो लगातार लोकसभा की 3 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। इसके साथ ही जो बीजेपी के कुछ विधायक हैं जो बहुत ही असंतुष्ट चल रहे हैं, वो भी क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, क्योंकि अगर वोट बैंक की बात करें तो एक सांसद को जीतने के लिए 35 वोट चाहिए, और संख्या बल में समाजवादी पार्टी के पास 1 नंबर का वोट ज्यादा है। ऐसे में अगर संजय सेठ को बीजेपी को जिताना है तो उसको समाजवादी खेमे में ज्यादा से ज्यादा क्रॉस वोटिंग करानी होगी, और साथ ही उनके विधायकों को वोट डालने से रुकवाना होगा। लेकिन हम आपको बता दें, इस वक्त हम विधानसभा के तिलक हाल में हैं। हम अपने कैमरा पर्सन रोशन यादव से कहेंगे कि तिलक हाल की सुरक्षा व्यवस्था दिखाइए। इलेक्शन कमीशन ने तिलक हाल को अपने पूरी तरह से कस्टडी में ले लिया है। मार्शल पूरी तरह से तैनात हो गए हैं। ठीक 9 बजे वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सुबह 6 बजे से मार्शल ने अपनी कमान संभाल ली है। नजर आप रखिएगा। एहतशाम अपडेट आपसे हम आगे भी लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया।